नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं थूजा ऑक्सीडेंटालिस पर, जिसे हम सब आमतौर पर थूजा कहते हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसकी एक काफ़ी पेचीदा तस्वीर दिखाते हैं। जी। तो इन स्रोतों के आधार पर हमारा इरादा है कि थूजा की प्रकृति, इसके लक्षण, संकेत, इन्हें थोड़ा बेहतर समझें। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और थूजा को समझना वाकई थोड़ा मुश्किल हो सकता है। जैसा आपने कहा, स्रोत भी मानते हैं कि इसे बयां करने के लिए कभी-कभी काव्यात्मक भाषा का सहारा लेना पड़ता है। हाँ, जो पहली चीज उभर कर आती है वो है एक तरह की सतर्कता और अविश्वास। ऐसा लगता है कि थूजा रोगी आसानी से भरोसा नहीं करते, अपनी असलियत छुपाते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये सिर्फ प्राइवेट होने से ज्यादा है ना? इसमें कुछ जैसे बदसूरत या धोखे जैसी भावना छुपी होती है। हाँ, और ये छुपाव काफी सक्रिय हो सकता है। मतलब स्रोत बताते हैं कि ये रोगी चालाक भी हो सकते हैं, जोड़ तोड़ करने वाले। अच्छा। वो जानबूझकर जानकारी रोक सकते हैं, शायद ये देखने के लिए कि सामने वाले को क्या पता है। वो एक उदाहरण है ना स्रोतों में। हाँ हाँ। एक महिला का जिसे बेहोशी के दौरे पड़ते थे, पर उसने ये बात छुपाई कि दौरे से पहले भारी खाना खाया था, जब तक उसे सीधे सीधे पूछा नहीं गया। ओहो। तो हाँ, बहुत आरक्षित रहते हैं, सब देखते हैं पर खुद कुछ जाहिर नहीं करते और गहरी बातचीत से बचते हैं। शायद डरते हैं कि कुछ बुरा ना निकल आए। तो ये जो एक तरह की कठोरता है, जी, ये सिर्फ भावनात्मक नहीं है, क्या ये शारीरिक तौर पर भी दिखती है? बिल्कुल। ये कठोरता या छुपाव शारीरिक स्तर पर भी आ सकता है, जैसे ट्यूमर या गांठें बनना। अच्छा। और बाहरी रूप तो धोखा दे ही सकता है। एक कवि का उदाहरण भी दिया गया है। हाँ, मैंने पढ़ा। वो बाहर से बिल्कुल सामान्य लगता था, पर अंदर से एक गहरा अलगाव महसूस करता था। तो ये दिखाता है कि वो छिपी हुई चीज हमेशा कुछ नकारात्मक ही हो, जरूरी नहीं। बस एक गहरी दरार हो सकती है जिसे वो छुपाते हैं। इसी से जुड़ा हुआ साइकोटिक मियाज्म का जिक्र आता है, ये क्या है, थोड़ा समझाएंगी? हाँ, ये होम्योपैथी का एक कॉन्सेप्ट है। साइकोटिक मियाज्म एक गहरी दबी हुई रोग प्रवृत्ति को दिखाता है। स्रोतों के अनुसार ये तब पनपता है जब समाज के दबाव में व्यक्ति अपनी मूल इच्छाओं को दबाता है और खुद पर बहुत सख्त नियंत्रण करना सीख लेता है। एक तरह का, यूं कहें, झूठा बाहरी मुखौटा बना लेता है। और ये किसी डर की वजह से नहीं होता, जैसे लाइकोपोडियम में होता है? नहीं, स्रोतों के अनुसार ये डर से नहीं, बल्कि एक सोची समझी व्यवहारिक रणनीति होती है। अच्छा, और वक्त के साथ ये स्थिति कैसे बदलती है? विवरण बताते हैं कि ये आगे चलकर सुस्ती में बदल सकती है, भुलक्कड़पन, निराशा, असंतोष, सेहत को लेकर भी चिंता हो सकती है बेवजह की। और ऐसे लोग वो ठंडे, हिसाब किताब रखने वाले, योजना बनाने वाले लग सकते हैं। मानसिक स्तर पर भी कुछ अजीब लक्षण बताए गए हैं, वो कांच वाले पैर। हाँ, वो बहुत मशहूर है। कुछ बहुत ही अजीब और पक्के विचार आ सकते हैं, जैसे ये महसूस होना कि पैर कांच के बने हैं और टूट जाएंगे। बाप रे। या पेट में कुछ जीवित चीज होने का एहसास, जैसे कोई बच्चा लात मार रहा हो। अजीब है। एक और विचार है कि कोई साथ चल रहा है। ये डर नहीं होता, बस एक एहसास। ये मेडोरिनम या पेट्रोलियम से अलग है। और शारीरिक लक्षण, आपने ऊतकों के असामान्य वृद्धि की बात की। सही कहा। ओवरग्रोथ्स मतलब ऊतकों का असामान्य रूप से बढ़ना, ये थूजा की पहचान है। मस्से यानी वॉट्स। हाँ, मस्से। खास तौर पर वो मस्से जो दबा दिए गए हों या जननांगों पर हों, वो इसका क्लासिक उदाहरण है। इसके अलावा गर्भाशय में गांठें यानी फाइब्रॉइड और नाखूनों की समस्याएं, खासकर पैर के नाखूनों की। और कोई खास शारीरिक लक्षण जिन पर ध्यान देना चाहिए? कुछ और चीजें हैं, जैसे पसीने में मीठी सी गंध आना। अच्छा। हाँ, और प्याज या तीखा खाना सहन न होना। कई तरह के स्राव भी आम हैं जिन्हें कैटार्स कहते हैं। स्राव जैसे महिलाओं में सफेद पानी यानी ल्यूकोरिया, या नाक से या मूत्र मार्ग से स्राव। और दिलचस्प बात यह है कि जब ये स्राव होते हैं तो मरीज को अक्सर बेहतर महसूस होता है। ओह, ये तो अजीब है। और सिर दर्द का भी खास पैटर्न बताया गया है। माथे पर शुरू होता है, अक्सर बाईं आंख के ऊपर, और फिर पीछे सिर की तरफ जाता है। और नमी वाले मौसम से दिक्कतें बढ़ती हैं। हाँ, गीले नमी वाले मौसम में तकलीफें बढ़ सकती हैं। इसे दबी हुई पुरानी बीमारियों से भी जोड़ा गया है ना, जैसे गोनोरिया या मस्से? हाँ, बिल्कुल। पुराने गोनोरिया का इतिहास या दबाए गए मस्से। और एक बहुत ही विशिष्ट बात जो स्रोतों में मिलती है, वो है चेचक के टीकाकरण के बाद की समस्याओं में थूजा का रोल। चेचक का टीकाकरण, ये थोड़ा और बताइए।
देखिए, स्रोत ये कहते हैं कि चेचक के टीके और थूजा के बीच एक तरह की गूंज या प्रतिध्वनि हो सकती है। गूंज किस तरह की? क्योंकि चेचक के जो लक्षण होते हैं, दाने, फफोले, वो एक तरह की बदसूरती वाली भावना, वो थूजा के लक्षणों से मिलते जुलते हैं। अच्छा। तो ऐसा कहा गया है कि चेचक के टीके के बाद होने वाले पुराने सिर दर्द में थूजा मदद कर सकता है, लेकिन तभी जब रोगी की बाकी की स्थिति भी थूजा से मेल खाती हो। ये बस एक अवलोकन है जो दर्ज किया गया है। समझ गया। और ये भी कहा गया है कि थूजा गहरे असर वाला उपचार है। हाँ। और तब काम आ सकता है जब मामला कहीं अटका हुआ सा लगे। हाँ। और रोगी बहुत बंद सा लगे, बहुत सही दिखने वाला, पर शायद अंदर से जोड़ तोड़ करने वाला। बिल्कुल, ये उन स्थितियों के लिए है जहां सतह के नीचे बहुत कुछ चल रहा होता है। तो कुल मिलाकर थूजा एक बहुत ही जटिल तस्वीर पेश करता है। गोपनीयता, दमन, हंगरी मानसिक और शारीरिक लक्षण, ऊतकों की वृद्धि और कुछ खास पिछली बीमारियों या टीकाकरण से जुड़ाव। हाँ, सही कहा। और ये सब समझने के बाद एक सवाल तो मन में आता ही है। क्या? कि किसी ऐसी स्थिति को पूरी तरह से कैसे समझा जा सकता है जहां रोगी खुद ही जरूरी जानकारी छुपाने की प्रवृत्ति रखता हो। ये वाकई इस उपचार को चुनने की चुनौती को और गहरा कर देता है।